Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन। हमने स्टार्ट किया है रॉकेट रिवीजन, जहां पे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की हो रही है एकदम धांसू वाली प्रिपरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर इंग्लिश में अभी तक आपको लग रहा था कि आपको डाउट्स हैं, चैप्टर में इशू है, वोकैबुलरी वर्ड्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स कैसे आ सकते हैं, या कोई भी इशू है, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ नेक्स्ट 30 मिनट्स यू हैव टू बी विथ मी एंड आपका पूरा हर एक चैप्टर का रॉकेट रिवीजन हो रहा है, ठीक है, एकदम रॉकेट स्पीड में, और रिवीजन हो रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू रीड द एंटायर चैप्टर, इतना टाइम ही नहीं है अब हमारे पास, तो हम लोग फटाफट पहले चैप्टर के मेन पॉइंट्स देखेंगे, उसकी समरी देखेंगे, उसका मैसेज देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। मतलब आपको पता होना चाहिए ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या तो सैम्पल पेपर में आए हुए हैं। सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इज अ वेरी बिग चैप्टर। इट इज वेरी इजी लेकिन थोड़ा लेंदी है। वाई? बिकॉज इट हैज़ गॉट 3 पार्ट्स। सो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं, जो गोवा के जो बेकर्स हैं उनके बारे में। सेकंड हम कूर्ग जो कि साउथ इंडिया का एक प्लेस है वहाँ के बारे में, और थर्ड हम असम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज अ लिटिल लेंदी चैप्टर बट बहुत ईजी चैप्टर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो यहाँ पे हम बात करें कि इंडिपेंडेंस के पहले जो पोर्चुगीज थे उन्होंने वो बेकर मतलब गोवा में दे यूज टू हैव देयर कॉलोनी, ठीक है, वो लोग वहाँ पे स्टे करते थे। एंड उनके जो कल्चर में जो लोव्स ऑफ ब्रेड है, जैसे अपन रोटी खाते हैं ना, तो वैसे दे यूज टू हैव लोव्स ऑफ ब्रेड। एंड किस तरीके से वहाँ पे ब्रेड बनाई जाती थी, किस तरीके से बेची जाती थी, किस तरीके से लोग उससे कनेक्ट करते थे, बेकर्स की क्या इंपॉर्टेंस थी, सो वो जो पोर्चुगल स्टाइल था आज भी वो गोवा में फॉलो हो रहा है। बिकॉज इट हैपन्स, यू नो, अगर आप कहीं पे बहुत टाइम तक रहे हो तो लोग उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। तो आज भी उस चीज़ को किस तरीके से फॉलो किया जाता है उस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द ऑथर? ल्यूसियो रोड्रिग्स। याद कर लो, A baker from Goa, Glimpses of India. Who is the author? Lucio Rodriguez. Okay. Now ये एक पेन पोर्ट्रेट है। What is a pen portrait? पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है a written description, okay, of a traditional Goan baker. एक ट्रेडिशनल गोवन बेकर का डिस्क्रिप्शन है, एक पेन पोर्ट्रेट है। अब पेन पोर्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तुम्हें आंसर में लिख के आना ही आना है, दैट इट इज अ पेन पोर्ट्रेट रिटन बाय ल्यूसियो रोड्रिग्स व्हिच टॉक्स अबाउट द ट्रेडिशनल गोवन बेकर। पहली लाइन खत्म, मान लो तुम्हें इसमें तो मार्क्स मिल ही जाएंगे क्योंकि तुमने पोएट भी राइटर भी बता दिया, तुमने यहाँ पे बता दिया कि ये किस तरीके का डिस्क्रिप्शन है एंड व्हाट इज इट अबाउट। ओके, narrators elders often heard reminiscing nostalgically, thinking fondly of past. अब यहाँ पे क्या है, reminiscing का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को सोचना। जैसे कि इफ़ आई थिंक अबाउट कि किस तरीके से ना बचपन में वो कुल्फ़ी वाला आता था, वो टन 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 करके ना देयर इज़ अ म्यूज़िक आता था, तो समझ में आ जाता कि गर्मियों की छुट्टी में जैसे वो म्यूज़िक आया हम लोग क्या करते थे, घर में देखते थे कहाँ 5 रुपये 10 रुपये कहाँ पे मिल रहे हैं, या मम्मी को पटाते थे एंड यू यूज्ड टू रन आउट। तो उसको रेमिनाइज करना कहते हैं। ओके, रेमिनाइज करना कहते हैं मतलब अपने पास्ट को बहुत खूबसूरती से याद करना कि यार पता है हम क्या किया करते थे। यू मस्ट हैव हर्ड योर पेरेंट्स कि वो क्या किया करते थे। सो यहाँ पे जो नरेटर के एल्डर्स हैं वो बहुत ही फॉन्डली उस टाइम को याद कर रहे हैं, गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, ठीक है, वो पोर्चुगीज डेज याद कर रहे हैं। द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब वहाँ पे जहाँ पे पोर्चुगीज और उनके फेमस जो लोव्स ऑफ ब्रेड्स होते हैं। लोव क्या होता है, जो ब्रेड अपन खरीदते हैं ना, तो अभी वो ऐसे स्लाइसेस में होता है, राइट, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस होती है, इसको काटा जाता है, अदरवाइज ये एक पूरा लोफ होता है, ठीक है। दिस इज अ लोफ ऑफ ब्रेड, इसमें इसके कट्स करे जाते हैं। सो पहले ना इसको बंस जो होते हैं ना, बन मस्का जो अपन खाते हैं वो बंस के फॉर्म में होता था। नाउ ईटर्स ऑफ लोव्स वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। अब ये कहा जा रहा है ऑब्वियसली अब जो है पोर्चुगीज जो है वो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, गोवा को इंडिपेंडेंस बाद में मिली थी, लाइक 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस ना, लेकिन गोवा को फिर भी थोड़ा टाइम लगा था। लेकिन वो जो पोर्चुगीज कल्चर है वो आज भी गोवा में फॉलो हो रहा है। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के ईटर्स थे लोव्स के मतलब जो पोर्चुगीज थे वो तो चले गए, लेकिन मेकर्स आज भी हैं, मतलब पीपल आर स्टिल फॉलोइंग द ट्रेडिशन।
still have mixers, the molders and those who bake the loaves, एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं आज भी अगर आप गोवा में जाओगे सो वहाँ पे ये जो ब्रेड लोव्स बनाने के जो मिक्सर्स होते हैं, मोल्डर्स होते हैं, मोल्डर्स जिसमें आप ब्रेड को फर्नेस में डालते हो, जो भट्टी में डालने के पहले जो ट्रे होता है, जो सांचा होता है, उसे मोल्डर्स कहते हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स, एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, मतलब जो आज भी वो बहुत सालों पुरानी जो भट्टियां हैं वो आज भी है जिसमें ब्रेड को बेक किया जाता था। द थर्ड एंड जिंगल, अब ये बता रहे हैं कि जब वहाँ पे ये जो ब्रेड बेचने के लिए जब बेकर आता था, तो अभी जैसे ना बेकर ऐसा होता है ना, वी गो टू अ बेकरी एंड बाय स्टफ, पहले वहाँ ऐसा नहीं होता था। जैसे हमारे यहाँ पे कुल्फी वाला आता है या हमारे यहाँ पे जैसे कोई कॉटन कैंडी वाला आता है, बुड्ढी के बाल जिसे कहते हैं, तो जब वो आता है तो कैसे आता है, वो घर घर जाता है ना, उसी तरीके से बेकर भी घर घर जाता था। सो ही यूज्ड टू हैव दिस बिग बैम्बू जिसको वो ऐसे थर्ड करता था, मतलब ऐसे आवाज निकालता था, उससे समझ में आ जाता था बेकर इज हियर। सो वो जो थर्ड और जिंगल, मतलब उसमें बैम्बू के ऊपर ना कुछ आवाज आती थी, जिंगल की छम छम की आवाज आती थी, एंड ही यूज्ड टू थर्ड इट। थर्ड मतलब आवाज, इसको ये एक ओनोमेटोपोइक वर्ड है। ओके, सो ये जो ट्रेडिशनल बेकर्स कि बैम्बू से आते थे। हेराल्डिंग का मतलब होता है जैसे वो अनाउंस कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। हिज अराइवल इन द मॉर्निंग स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी गोवा में उसी तरीके से कहीं कहीं बेकर्स आते हैं सेम बैम्बू स्टिक लेके जिसके ऊपर से जिंगलिंग की आवाज़ आती है और ऐसे वो थर्ड करते हुए आते हैं, हेराल्ड करते हैं कि ऐसे अनाउंस करते हैं कि मैं आ गया हूँ। आज भी कहीं कहीं गोवा में वैसे ही बेकर्स आते हैं। बेकर्स को उस टाइम पे पेडर्स भी कहा जाता था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना कि बेकर्स को पेडर कहा जाता था। ड्यूरिंग नरेटर्स चाइल्डहुड, बेकर जो था एक फ्रेंड था, कंपेनियन था, गाइड था। ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकर्स को एक अलग रिस्पेक्ट मिलती थी उस टाइम पे, ऐसा नहीं था कि हाँ कोई आया है अपन ने खा लिया, नहीं ऐसा नहीं होता था। तो वहाँ पे जो उस वक्त जो बेकर्स थे उनको एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता था, और वो बच्चों के लिए कंपेनियन थे, गाइड थे, फ्रेंड थे, क्योंकि बच्चे आते थे तो अपन जैसे आज ऐसा नहीं होगा ना ठेला वेला आपको डांट दे, नहीं, लेकिन अगर बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो वो उनको डांट भी सकता था, एक माइल्ड डांट, मतलब ऐसा नहीं कि चटाचट लगा दिया, लेकिन माइल्ड डांट जो थी वो पॉसिबल था। एंड यहाँ पे क्या है कि मतलब इसको बोलते हैं कि ना वो एक कंपेनियन भी था, क्योंकि बच्चे उसका वेट करते थे, साथी था वो, उनका एक फ्रेंड था। नेक्स्ट हियर इज, यहाँ पे जो है कि जब लोव्स आती थी तो बच्चे सुबह सुबह जैसे लोव्स मतलब बेकर आता था तो बच्चे घर से भागते थे। ओके, दे वर वेरी एक्साइटेड, लेकिन जो बेकर था वो सीधा उनको जो है ब्रेड नहीं दे देता था, लोफ नहीं दे देता था। क्यों? क्योंकि जो घर की जो मेड होती थी, जिसको पैस्किन या बेस्टिन कहा जाता था, मेड सर्वेंट जो होती थी पहले वो आती थी। उसके बाद जो है जो बेकर होता था वो पहले उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करता था। इन अ वे वो बच्चों को ये सिखाता था दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट ग्रीट पीपल, मैनर्स सिखाया जाता था वहाँ पे। ओके, चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर ब्रेड बैंगल्स। अब बच्चे जो थे उनको लोव्स ऑफ ब्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था, जो डोनट्स होते हैं ना इस तरीके से, तो ये ब्रेड के बैंगल्स डोनट्स को कहा जाता है। ओके, तो ये वो लोग ब्रेड, स्वीट ब्रेड जो होती थी उसके बैंगल्स, उसको वो लोग वेट करते थे, उसको खाने का वेट करते थे। बेकर विश गुड मॉर्निंग टू द लेडी ऑफ द हाउस, वो लेडी ऑफ द हाउस को गुड मॉर्निंग विश करते थे। पहले वो अपना सामान बैस्किन को देते थे और उसके बाद बच्चों को देते थे। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। नाउ अब वहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि बेकर की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा थी, क्योंकि कोई भी फंक्शन, जैसे हम मैरिज की बात करें तो वहाँ पे जो मैरिज में जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, दीज वर मीनिंगलेस अगर उसमें ब्रेड नहीं हो, जिसको बोला जाता था बोल। तो ये एक अलग से ब्रेड की प्रिपरेशन होती थी जिसे बोल कहा जाता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी मैरिज सेरेमनी अगर हो रही है तो उसमें ये देना इंपॉर्टेंट होता था। बोल जो कि एक स्वीट ब्रेड होती है वो देना इंपॉर्टेंट होता था, उसके बिना कोई भी मैरिज पार्टी वॉज नॉट कंप्लीट। मतलब अब वो अगर दे रहे हो तो बेकर इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अगेन ये चीज़ था कि अगर उनकी बेटी की एंगेजमेंट है तो जो लेडी ऑफ द हाउस है, जो मदर है, शी हैज़ टू प्रिपेयर सैंडविचेस। अब सैंडविचेस किससे प्रिपेयर होंगी? ब्रेड से। अगेन यहाँ कौन इंपॉर्टेंट हो गया? बेकर। केक्स एंड बोलनाज,
आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। अब ऑब्वियसली गोवा का जो मेन फेस्टिवल है दैट इज क्रिसमस, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियंस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे अगर क्रिसमस है या कोई भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, सो बिना केक के, एंड देयर इज बोलिनाज जो होते हैं, अगेन देयर इज अ प्रिपरेशन विच इज मेड विथ ब्रेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगेन नो फेस्टिवल इज कंप्लीट विदाउट द बेकर। द बेकर ऑफ दोज डेज पेक्यूलियर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि बेकर के पहनावे की। पहले हमने पढ़ लिया कि वो चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में, फिर हमने पढ़ लिया कि बेकर्स की इंपॉर्टेंस क्या थी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उन लोग किस तरीके से ड्रेसअप होते थे। सो बेकर्स जो थे इनिशियली बहुत ही पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सी ड्रेस पहनते थे जिसका कबाई कहा जाता था। तो जैसे लॉन्ग ड्रेस होती है ना, लॉन्ग ड्रेस होती है नीचे से, तो वो ऐसे ना झोला जैसा वो पहन के आते थे, उसे कबाई कहते थे। अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज तक आती थी वो, और ऐसे लूज सी होती थी, उसे कबाई कहा जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बाद में जो उनका जो ड्रेसअप था वो चेंज होने लग गया। बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। केपरीज होती है ना, सो नी से जो होती है थोड़ा नीचे लेकिन एंकल से ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, शर्ट्स के साथ वो स्कर्ट्स पहनना चालू कर दिया, ट्राउजर्स पहनना चालू कर दिया, सॉरी। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स। अब यहाँ पे आ रहा है कि किस तरीके से जो बेकर्स थे वो अपना मतलब पैसे का हिसाब कैसे करते थे। तो इट्स नॉट लाइक कि बेकर आया, आप 20 रुपये लेके गए, आपने ब्रेड खरीद ली, नहीं, उनका मंथली हिसाब चलता था। सो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स चलते थे, रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल एंड पेंसिल। जैसे हमारे यहाँ दूध वाला आता है तो हम टिक लगा लेते हैं कि आज भैया दूध हमने लिया है, कल नहीं लिया तो उसमें क्रॉस लगा देते। तो वो लोग वॉल पे जो है टिक लगा देते थे कि आज ब्रेड लिया, इतना लिया, इतना लिया है। वो लोग हिसाब पूरा वॉल पे करते थे किचन की। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा बुक में लिखा हुआ है कि जो बेकिंग था वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। सो उसका रीज़न ये है कि ओल्ड डेज में, ठीक है, बेकिंग एज अ जॉब इजंट एज गेनफुल एज इट यूज टू बी। आज की डेट में बेकिंग में उतना पैसा नहीं है जितना पहले हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कह रहे हैं कि बेकिंग उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। क्यों? क्योंकि बेकर और उसकी फैमिली कभी स्टार्व नहीं करते थे, उन्हें भूखे नहीं मरना पड़ता था। एंड ही ऑलवेज यूज टू लुक हैप्पी एंड प्रॉस्परस। जो बेकर्स होते थे थोड़े से प्लम्प होते थे, एंड दे ऑलवेज यूज टू लुक वेरी हैप्पी, उनके पास बहुत पैसा होता था, प्रॉस्परस लगते थे। इसको देख के हम कह सकते हैं कि बेकिंग उस टाइम पे एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। कैसे बोल सकते हैं, देखो, उसकी एक प्लम्प फिजिक होती थी, मतलब थोड़ा सा हल्का सा मोटू मोटू से होते थे वो। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, अगर कोई भी है जो हल्का सा मोटू मोटू सा है, जैक फ्रूट मतलब जो पाइनएप्पल जैसे होता है, जैक फ्रूट मतलब कटहल, कटहल जैसा अगर इसका अपीयरेंस है, गोल मोल सा होता है, उसको आप इजीली बेकर से कंपेयर करने लग जाते हैं। ये तो एकदम बेकर जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो बेकर्स होते थे विद लिटिल वो जो आपकी शेफ हैट होती है और एप्रन पहन के गोलू मोलू से लगते थे, वो इसीलिए। सो दिस इज द रीजन वाई वी कैन से दैट उस टाइम पे वो एक प्रॉफिटेबल जॉब था, बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस दे हैड, द प्रॉस्पेरिटी दे यूज्ड टू शो एंड द फिजिकल अपीयरेंस। ओके, सो दिस इज लाइक इम्पॉर्टेंस ऑफ बेकर्स इन गोवा। हमें इस जो स्टोरी में पता चल रही है वो 3 चीज़ें हैं कि बेकर्स की क्या इंपॉर्टेंस थी। ट्रेडिशंस, हेरिटेज, वैल्यू एंड प्रैक्टिसेस आर द रूट्स दैट नरिश अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो ट्रेडिशन है, जो चीज़ चली आ रही है, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वही चीज़ें हैं जो हमें नरिश करती हैं। हिस्ट्री इज़ द मिरर थ्रू विच वी कैन रीलिव आवर पास्ट। और हिस्ट्री वो मिरर है जिससे हम अपने पास्ट को फिर से जी सकते हैं, हम देख सकते हैं क्या हुआ था। आज जब हम इतनी सारी स्टोरीज पढ़ते हैं अकबर के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो हम उसे वापस जी रहे हैं। तो हिस्ट्री इज़ द मिरर थ्रू विच वी कैन रीलिव आवर पास्ट। Okay, and here we are done with this chapter, A Baker from Goa. इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कूर्ग, ठीक है। सो अगेन इसकी ऑथर कौन है? लोकेश एब्रल। लोकेश एब्रल। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, पीस ऑफ हेवन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मैसूर में और मैंगलोर के बीच में, ठीक है, मैसूर में और जो कोस्टल टाउन है मैंगलोर का, उसके बीच में एक छोटी सी प्लेस है, जैसे ऐसा लगता है सीधा भगवान के किंगडम से नीचे उतार दिया गया है।
और वो कौन सी प्लेस है? कूर्ग, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. अब यहाँ पे बोला है ये एक रोलिंग हिल्स, मतलब बहुत सारी हिल्स हैं कूर्ग में, और यहाँ कौन रहते हैं? मार्शल मैन, मतलब स्पेशली वो लोग रहते हैं जो कि आर्मी में, नेवी में हैं, और उनकी ब्यूटीफुल विमेन, और उसके अलावा यहाँ बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स हैं। कूर्ग और कुडागू जो कहा जाता था स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। सो यहाँ पे क्या है ये आपको पता होना चाहिए। रेन फॉरेस्ट इट्स अ काइंड ऑफ ट्री, तो मतलब जो ट्री के डिफरेंट काइंड्स होते हैं ना, तो वैसे में रेन फॉरेस्ट वो ट्रीज होते हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं। ओके, यहाँ बहुत सारे स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशन होते हैं कूर्ग में। नेक्स्ट इज जो ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं ये पूरे 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस फ्रॉम सितंबर टिल मार्च। तो ये जो ठंड का टाइम होता है वहाँ पे एक्सट्रीम ठंड तो पड़ती नहीं क्योंकि वो साउथ का पार्ट है, तो वो जो होता है एकदम बहुत ही प्लेजेंट टाइम होता है। कब से कब तक? सितंबर से लेके मार्च तक। द एयर ब्रीड्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफी, और पूरी जो हवा है उसमें जो है बहुत ही अमेजिंग कॉफी की खुशबू आती है। Fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो fiercely independent people हैं कूर्ग के, वो ऐसा माना जाता है कि या तो ग्रीक के डिसेंडेंट्स हैं वो, मतलब उनके पूर्वज कौन थे? ग्रीक थे, या तो उनके पूर्वज कौन थे? वो अरेबिक लोग थे। ऐसा क्यों कहा जाता है वो हम देख लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि वो ग्रीक के डिसेंडेंट्स हैं, क्यों? बिकॉज पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ। तो अलेक्जेंडर जो था उसकी जो एक आर्मी का जो एक पार्ट था वो साउथ मूव कर गया था अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ आके सेटल हो गया था। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उसे समझ में आ गया कि वापस जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहीं साउथ में आके वो रुक गए थे। Married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions. वो लोग आए यहाँ के लोकल से, उन्होंने शादी करी, और आज भी वहाँ जाओगे तो उनके कल्चर में दिखता है मैरिज और उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। हिंदू धर्म में जिस तरीके से शादी होती है वहाँ उस तरीके से नहीं होती, तो वहाँ हम जाके देख सकते हैं कि वो ग्रीक कल्चर को फॉलो करते हैं। इसका मतलब उनके डिसेंडेंट्स जो हैं वो किसके डिसेंडेंट्स हैं? शायद वो लोग ग्रीक के, मतलब अलेक्जेंडर के टाइम के डिसेंडेंट्स हैं वो। अब एक और चीज उनके बारे में कही जाती है कि वो अरेबिक डिसेंडेंट भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? सो ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विच विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडावूज। जो कूर्ग में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या पहनते हैं? एक लंबा सा ब्लैक कोट प्लस उसके साथ एक वेस्ट बेल्ट होता है, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? कुपिया कहते हैं। और ये रिसेंबल किस चीज को करता है? जो अरब्स जो खुफिया पहनते हैं उसको, तो है ना, अरब्स और जो कुर्द्स हैं वो जो खुफिया पहनते हैं वो भी कैसा होता है? ब्लैक लंबा सा कोट होता है और वेस्ट बेल्ट होता है। सो ये एग्जैक्टली उससे मैच करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जैसा अब कल्चर तो आते आते ही चेंज होता है ना, और ऊपर से ही आता है, मतलब हमारे पूर्वजों से ही आ रहा है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये अरेबिक डिसेंडेंट्स भी हों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये जो कोडावूज थे वो क्या पहनते थे? ब्लैक कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, पूरा जो है एम्ब्रॉयडरी होती है उस वेस्ट बेल्ट में, उसको कुपिया कहते हैं, विच इज एग्जैक्टली लाइक, ऑलमोस्ट लाइक जो अरब्स पहनते थे। क्या पहनते थे वो पहनते थे खुफिया। सो कुपिया एंड खुफिया दे ऑल्सो साउंड सेम, राइट? नेक्स्ट इज Kurgi tradition of hospitality are more than willing to recount numerous tales of valor. अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि इनका जो ट्रेडिशन है उसमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी है, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, बहुत अच्छे से ये लोग रखते हैं किसी को भी, और इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ पे ब्रेवरी की कहानियाँ हैं। वेल्योर का मतलब क्या होता है? एकदम स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, कि किस तरीके से वॉर में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। द कूर्ग रेजिमेंट, अब इस रेजिमेंट के बारे में बात करें, सो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कूर्गी। इवन नाउ कोडावूज ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ क्या बोला गया है? ये जो कूर्ग रेजिमेंट है
अब आर्मी वाले ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, मिलिट्री आर्मी वाले, तो वो जो रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है, सबसे ब्यूटीफुल है। प्लस जो हमारे पहले चीफ थे इंडियन आर्मी के वो भी कूर्ग से थे, कूर्गी थे, मतलब वो भी कूर्ग से थे, जिनका नाम था जनरल करियप्पा। ये नाम याद रखना, ठीक है। आज भी जो है सिर्फ कूर्ग में जो कोडावूज हैं सिर्फ वही ऐसे लोग हैं, अगर आपको अपने साथ एक गन रखनी है यू नीड अ लाइसेंस, लेकिन वो बिना लाइसेंस के गन कैरी कर सकते हैं। रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of Coorg। ये जो हमारे यहाँ जो रिवर कावेरी बहती है उसको इसका पानी कहाँ से मिलता है, ये जो पूरा जो हिल्स और फॉरेस्ट है कूर्ग के वहीं से मिलता है। ओके, अब है महासीर, लार्ज फ्रेश वाटर फिश एक ये होती है महासीर, इसके बारे में भी बताया गया है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, इस पानी में, ये जो कावेरी का जो पानी है इसमें ये महासीर मछली जो होती है बहुत ज़्यादा नंबर में मिलती है। Kingfishers dive for their catch, squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। यहाँ वो बता रहे हैं कि जो है किंगफिशर्स जो हैं वो लोग पानी में इन मछलियों के लिए जो मतलब मछली पकड़ते हैं वहाँ पे, मतलब वो पानी जो है बहुत रिच है। स्क्विरल्स और जो लंगूर्स हैं वो जो थोड़ा आधा आधा खाया हुआ जो फल है उसको उस पर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि उस पानी में जो रिपल्स आते हैं उसको देख के वो लोग एंजॉय करते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots। जो माहोत होता है, माहोत मतलब जो कि एलिफेंट के ऊपर बैठता है, जो उसको गाइड करता है, तो वो लोग जब इनको मस्त जो है पानी में नहला रहे होते हैं रिवर में, तो एलिफेंट्स भी बहुत एंजॉय करते हैं। ओके, एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed and scrubbed in the river by their mahots। Most laid back individuals converts to the life of high energy एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अब यहाँ के जो लोग होते हैं एकदम लेट बैक, इनको कहीं नहीं जाना, इनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी एडवेंचरस, क्योंकि अगर आप कूर्ग जाते हो तो वहाँ पे आप बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अदरवाइज वहाँ के लोग बहुत चिल्ड हैं, उन्हें कोई ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं है। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers, birds, bees and butterflies are there to give company. Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy। अब यहाँ पे बता दें कि जो जंगल है इसमें बहुत सारी ट्रेल्स हैं जो ट्रेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा फन है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग होती है, क्योंकि ये जो माउंटेन जो ट्रेल्स बने हुए हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स, बटरफ्लाइज और बीज जो है वो आपको कंपनी देंगी। एट द सेम टाइम जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत रिच है। सो यहाँ पे मैक्योस, मलाबार जो स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं, स्लेंडर लोरिस हैं, ये भी पेड़ के पीछे पीछे से आपको देखते रहेंगे, मतलब यू कैन फाइंड देम देयर। I prefer to step aside for wild elephants। अब वो यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर वाइल्ड एलिफेंट्स आ रहे हैं तो भैया साइड हो जाना। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स में ऊपर जाते हो तो आपको पूरा जो है पूरा जो कूर्ग का एक मतलब 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा। पैनोरामिक मतलब क्या होता है, वाइड एंगल व्यू मिल जाएगा आपको। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। मतलब अब अगर आप और आगे जाओगे और वहाँ पे यहाँ पे एक वॉक है एक रोप ब्रिज का, अगर आप उसमें जाते हो 64 एकड़ का निसर्गधाम जो है उसका आइलैंड आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिखेगा ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Belakupi is a bonus। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो आके सेटल हो गए थे। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है, मतलब ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है एट नियर बायलाकुपी। The monks in red ochre and yellow robes amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। मतलब कूर्ग में सब कुछ है। आप हिल्स की बात करो, वाटर की बात करो, आप मॉन्क्स की बात करो, या फिर आप जो है वाइल्ड लाइफ की बात करो, ट्रेकर्स, मतलब एवरीबडी वुड जस्ट फील हैप्पी, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ है वहाँ पे। इवन आप जो है मॉन्क्स से भी जाके जो टकरा सकते हो, जो लोग अलग अलग टाइप के रोब्स कपड़े पहने हुए हैं जिन्होंने, और वहाँ जाके आपको इंडिया का हार्ट एंड सोल दिखाई देगा। क्लियर।
इसमें मैसेज क्या है, इसमें कल्चर, पीपल, हिस्ट्री एंड ब्यूटी ऑफ कूर्ग बताया गया है, ब्यूटी ऑफ नेचर बताया गया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट थिंग, लास्ट पॉइंट जो है वो है टी फ्रॉम असम। अगेन इसके ऑथर कौन है, अरूप कुमार दत्ता, अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। असम अरूप, ए से याद आ रहा है, याद रख लो, तरीके ऐसे ही होंगे। अब है प्रांजल सेठ। अब यहाँ पे दो दोस्त हैं, एक प्रांजल है और एक राजवीर है। सो प्रांजल कहता है गिव अस 2 cups of चाय, ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर कहता है कि पूरी दुनिया में ये हर एक दिन 80 करोड़ चाय जो है के कप जो है पिए जाते हैं। प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। प्रांजल buried his nose in his detective book again। तो प्रांजल ने बोला हाँ चाय बहुत फेमस है, और वो वापस अपनी डिटेक्टिव बुक में पढ़ने लग गया। Rajveer, an ardent fan of detective stories, was keener on looking at the beautiful scenery। राजवीर जो है ardent मतलब बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो उसको जो डिटेक्टिव स्टोरीज होता है ना, वो इनका बहुत बड़ा फैन होता है। तो वो जो है ही इज़ लाइक लुकिंग इन टू द ब्यूटिफुल सीनरी, वो देख के एकदम मोहित हो जा रहा है। इट वॉज ग्रीन एंड ग्रीन एवरीवेयर, नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। उसने आज तक इतनी ग्रीनरी देखी ही नहीं थी। सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, एकदम या तो पैडी फील्ड्स हैं और उसमें टी की बुशेस हैं। तो बेसिकली उसने इतना जो असम में जो ग्रीनरी होता है उसने कभी इतना देखा ही नहीं था, तो वो इसको देख के मेस्मराइज होता था। लेकिन एट द सेम टाइम प्रांजल हु यूज्ड टू लिव देयर, उसके लिए दिस वाज एन एवरीडे सीन, तो उसने कहीं से कहीं तक उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट आ नहीं रहा था। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly row of bushes busily moved doll-like figures। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, Dwarfing the tiny tea plants, tea plants तो छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच में क्या थे, tall, sturdy shade trees, मतलब बड़े बड़े पेड़ थे जो आपको छाया देते हैं। And amidst the orderly row of bushes, ये जो टी प्लांटेशन की जो रो थी पूरे bushes के, वहाँ पे they were like doll-like figure की तरह वो लोग sway कर रहे थे, मूव कर रहे थे। Rajveer is very excited. A tea garden Pranjal, born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement। अब राजवीर पहली बार एक टी प्लांटेशन देख रहा है तो he is extremely happy। लेकिन प्रांजल तो वो बड़ा ही हुआ है प्लांटेशन में, तो उसके लिए कोई एक्साइटमेंट की बात है नहीं। टी कंट्री असम, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। अब असम को टी कंट्री कहा जाता है, और यहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाय है वो यहीं पे पैदा होती है, मतलब यहीं उगाई जाती है। Rajveer have been reading about tea. No one really knows who discovered tea, but there are many legends। अब राजवीर जो है वो चाय के बारे में ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा है, तो उसने ये चीज़ समझी है कि चाय एग्जैक्टली कहाँ डिस्कवर हुई वो किसी को नहीं पता, लेकिन कहानियाँ बहुत हैं, लेजेंड्स बहुत हैं। Rajveer, Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves। अब वो यहाँ राजवीर बता रहे हैं, जो चाइनीज एम्परर थे ना, वो हमेशा पानी को पीने से पहले बॉईल करते थे। एक दिन क्या हुआ, गलती से कुछ पत्तियां उसमें गिर गई, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आया, और वो लीव्स क्या थी, वो टी लीव्स थी। सो दिस इज वन लेजेंड कि यहाँ से चाय आई थी। एक और स्टोरी क्या कहती है, इंडियन लेजेंड टू बोधि धर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। जो बोधि धर्मा थे, जो पुराने मतलब एक बुद्धिस्ट के फॉलोवर थे, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। उन्होंने अपने आईलिड्स ही काट दिए क्योंकि उनको मेडिटेशन के टाइम पे नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उनके आईलिड्स जहाँ गिरे थे वहाँ से टी के प्लांट्स आ गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप। और जब इन जो ये जो पेड़ उगे थे, इनकी पत्तियों का अगर उबलते हुए पानी में डाल के पी लो तो चाय मतलब तो नींद नहीं आती। तो चाय से नींद नहीं आती ना, तो यहाँ पे एक और लेजेंड है जो कि इंडियन लेजेंड है। टी, इट वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक एज 2700 BC। वर्ड्स टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि टी, चाय और चीनी ये सारे वर्ड्स चाइनीज वर्ड्स हैं। ये कहा जाता है पहली बार चाय चाइना में पी गई थी, कब, 2700 BC के भी पहले। Now tea came to Europe in 16th century, was drunk more as medicine than as beverage। अब यहाँ पे टी जो थी उसके बाद कहाँ पे आई, यूरोप में आई, जहाँ पे 16th century में इसको कैसे पिया जाता था, more like a medicine। ऐसे it was not a everyday beverage, it was more like a medicine। Next,
The train clattered into Mariani Junction. Pranjal's parents were waiting for them, were driving towards Dekhiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. अब यहाँ पे जो है वो जिस ट्रेन में बैठे हुए थे वो सब देखते हुए जा रहे थे. The train clattered into Mariani Junction. So वो रुका कहाँ पे? Mariani Junction में, जहाँ पे प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उसका उन लोगों का वेट कर रहे थे. वो लोग किस तरफ जा रहे थे? देखियाबादी की तरफ जा रहे थे, जो टी गार्डन जो कि प्रांजल के पेरेंट्स मैनेज करते हैं. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अब वहाँ पे जो होते हैं ना, जो लोग चाय के बगान में जो लोग चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं, तो they have this bamboo basket, और वो लोग बस ऐसे तोड़ के इस तरीके से डालते जाते हैं. सो उसी के बारे में बताया है यहाँ पे. Pranjal's father slowed down to allow a tractor पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास. अब जो प्रांजल के फादर जो थे उन्होंने थोड़ा सा अपनी गाड़ी को धीरे किया ताकि एक जो ट्रैक्टर है जो कि एक टी लीव्स का जो पूरा लोड है उसको पुल करते हुए जा रहा था उसको वो जाने दें. दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बारुआ? राजवीर ने पूछा अच्छा ये सेकेंड फ्लश है, मतलब सीजन्स होते हैं जिसमें आप पूरी लीव्स को निकालते हो, तो ये सेकेंड फ्लश है ना. लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. तो उसने बोला ये सेकेंड फ्लश है ना जो मई से जुलाई के बीच में आता है जिसमें सबसे अच्छी पत्तियां आती हैं. सो दैट इज इट. इतना ही था ये चैप्टर जिसमें basically we have understood about the history of national drink of India, which is chai, and Assam the tea country. And here we are done with this chapter. तीनों पार्ट हम देख चुके हैं. Now we are going to start with MCQs. We have got 25 questions. Let's quickly start. Who is the author of A Baker from Goa? जल्दी से बताओ Baker from Goa कौन थे? Answer is Lucio Rodriguez. Lucio Rodriguez. फिर से याद करो Baker of Goa, Lucio Rodriguez. Next, who is the author of Coorg? कूर्ग के ऑथर कौन थे? इंडियन ऑथर है इसका कोई, तो कौन है वो? लोकेश एब्रल. हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम? ये भी एक लोकल मतलब इंडियन राइटर ही हैं. टी फ्रॉम असम. असम ए से ही आता है इनका नाम. क्या है? अरूप कुमार दत्ता. व्हाट आर द बेकर्स नोन एज? गोवा में बेकर्स को क्या कहते हैं? पेडर्स. नेक्स्ट, द बेकर वॉज ऑल्सो देयर फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड, ऑल ऑफ द अबव. व्हाट इज द आंसर? Very easy, D, all of the above. What did the children long for? बच्चे किस चीज़ का वेट करते थे? Loaves, bread bangles, banana bread. वो वेट करते थे bread bangles का, donuts का. How many times did the baker come every day? हर दिन बेकर 2 बार आता था, एक बार सुबह और एक बार शाम को. So twice. Next is dash was called कबाई. कबाई किसे कहते थे? उनकी जो लॉन्ग ड्रेस होती थी उसको कहते थे. बेकर्स की ड्रेस को कहा जाता था. कूर्ग इज अ डैश कंट्री. कूर्ग को कौन सी कंट्री कहा जाता है? इट इज अ कॉफी कंट्री. गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है ये कॉफी कंट्री क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी प्लांटेशन होता है. वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड? कूर्ग कहाँ है? मैसूर, मैंगलोर, कर्नाटका या केरला? कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है ये. द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम कूर्ग, राइट? एंड देन वी हैव डैश रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग. कौन सी रिवर है? कावेरी. Then we have the climb to the dash hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. कौन से माउंटेन में आप क्लाइंब करते हो? The answer is ब्रह्मगिरी के हिल्स में. अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको पूरे कूर्ग का एक पैनोरमिक व्यू मिलता है. What are the activities available in Coorg? River rafting, canoeing, mountain biking, all of the above. The answer is all of the above. What is rappelling? Rappelling क्या होती है? River rappelling, mountain rappelling. So traveling in a river in a canoe, traveling in a river in a raft, going down a cliff by sliding down a rope. So the answer is going down a, मतलब rappelling मतलब एक rope है, आप cliff से नीचे उतर रहे हो, mountain से नीचे उतर रहे हो, तो उसमें आप अपने आप को झटके दे के उतरते हो. So that is very interesting. That is known as rappelling. Now what is canoeing? Canoeing मतलब जब आप एक कैनोपी में जो है वो जो एक पतली सी जो बोट होती है ना, एकदम इस टाइप की जो है पतली सी बोट होती है, तो विद द हेल्प ऑफ राफ्टर्स आप जाते हो. सो द आंसर हियर इज ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो. नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग डैश टू. क्या पी रहे थे सब लोग? चाय पी रहे थे. Was Rajveer a fan of detective stories? Yes, he was. लेकिन he was interested in looking everywhere. Why? Because उसने कभी देखा ही नहीं था इतना greenery. What is Assam popularly known as? Tea country, coffee country, green country? It is of course tea country. The words like chai and chini are derived from Chinese. China language से आए हैं ये लोग.
In Europe, tea was drunk as more of a medicine than a beverage. मेडिसिन की तरह लिया जाता था, नॉर्मल डे टू डे बेवरेज नहीं था वो. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज देखियाबारी. देखियाबारी क्या है? एक स्टेशन का नाम है. टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल's फादर. टी गार्डन मैनेज बाय राजवीर's फादर. ऑफ कोर्स ये एक टी गार्डन है जिसको प्रांजल के फादर मैनेज करते थे. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड? अभी हमने देखा था सेकेंड फ्लश क्या है? जुलाई, मई से जुलाई. ओके, now you seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. Which homework is he talking about? तो राजवीर सर ने कहा था लगता है यहाँ आने से पहले तुमने अपना होमवर्क किया है, which means he had studied a lot about Assam, so knowledge about Assam. Where did Rajveer and Pranjal study? कहाँ पढ़ाई करते थे वो लोग? दिल्ली में. Okay, so here we are done. Now let's start with the question answers. This is a tea country. Now explain this with reference to Assam. ये एक टी कंट्री है. अब तो यहाँ पे क्या है? असम हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. ये लाइन याद रखो कि असम जो है उसमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है टी प्लांटेशन का. मतलब सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन असम में होता है पूरी दुनिया में. A large number of tea gardens can be found there. वहाँ पे बहुत ज़्यादा टी गार्डन्स हैं. Most of the tea grown in Assam is supplied all over the world. मतलब जितनी ज़्यादा टी यहाँ पे जो बनती है मोस्टली जो है वो हर जगह एक्सपोर्ट कर दी जाती है. After reading the story, a baker from Goa, do you think our traditions, heritage, values and practices are the roots that nourish us? Why or why not? सो यहाँ क्वेश्चन है कि जब आपने स्टोरी पढ़ ली उसके बाद आप क्या आपको लगता है कि जो हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारा हेरिटेज, हमारी वैल्यूज़, हमारी प्रैक्टिसेस यही है वो जो हमें आगे बढ़ाती है, हमें नरिश करती है? द आंसर इज येस. A baker from Goa highlights the importance of the traditional practice of making breads for every occasion and festival of the Goan people. सो ये बेकर फ्रॉम हुआ है, ये जो बेकर फ्रॉम गोवा है ये बता रहा है कि किस तरीके से जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी पोर्चुगीज़ की, जिसमें वो हर एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में या ओकेशन पे ब्रेड बेक किया करते थे, वो कैसे गोवन पीपल के लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज इवन टुडे. ये ट्रेडिशन आज भी चला आ रहा है. दिस शोज हाउ आवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन कीप अस टू आवर पास्ट एंड हेरिटेज. ये बता रहा है कि किस तरीके से हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो पहले चली आ रही है वो हमारे पास्ट को, हमारे कल्चर को जिंदा रख सकता है. ट्रेडिशनल वैल्यूज शेप आवर पर्सनालिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस इमोशनल सपोर्ट. जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो हमारी पर्सनालिटी को शेप करती हैं, प्लस हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है कि नहीं ये मेरी वैल्यूज हैं. राइट, They enable us to face difficult situations and make us mentally strong. वो हमें जब हम पढ़ते हैं, हमारे पेट्रियट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है नहीं हमारे खून में ये चीज़, हम जो है बहुत लॉयल लोग हैं, हम लोग कभी भी जो है नाइंसाफ़ी नहीं सहन करते, हमारे अंदर जो है देशभक्ति है, तो हमें लगता है नहीं ये तो हमारे खून में है, और हमारे अंदर वो मेंटल सपोर्ट आता है, हमारे अंदर वो जो है जज्बा आता है. Traditional practices also have an impact on our behavioral pattern towards the other people in society. किस तरीके से हम, जैसे बोलते हैं लखनऊ में लोग बहुत तहजीब से बात करते हैं. Why? Because ये उनका ट्रेडिशनल रिचुअल्स है, रिचुअल्स भी नहीं, आई शुड से ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, वो तरीका है उनका बात करने का, और ये ट्रेडिशन से आया हुआ है एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट. सो सिमिलरली जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनका हमारे बिहेवियर पैटर्न पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, और जो दूसरे लोगों को दिखता है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट. कोडावू पीपल के डिसेंट की दो स्टोरीज थी यहाँ पे. एक ये कि वो या तो अरब से आए हुए हैं या वो कहाँ से आए हुए हैं, ग्रीक से आए हुए हैं, तो वही हमें बताना है. According to one story, the Kodavu people are of Greek descent. वो लोग Greek descent है because a part of Alexander's army moved south and finally settled there because returning was impractical. याद कर लो इसे. The people of Coorg are also known as the descendants of the Arab. अरब के भी डिसेंडेंट्स माने जाते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट जो वो पहनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कुपिया कहा जाता है कूर्ग में. एंड वो कैसा दिखता है, इट रिसेंबल्स द खुफिया worn by the Arabs. ठीक है, एंड कुर्ड्स. नेक्स्ट इज व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट. तो तुम्हें कूर्ग के लोगों के बारे में क्या पता है, कूर्ग की मेन क्रॉप क्या है,
कौन से स्पोर्ट्स ऑफर करते हैं, कौन से एनिमल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, बैंगलोर से कितना डिस्टेंस है उसका। सो ये आंसर हम देख लेते हैं। तो ये अगर आपको पता चल गया मतलब समरी हो गई आपकी कूर्ग की। पीपल जो है वहाँ के ब्रेव, फियर्स हैं, ग्रीक या अरब के डिसेंडेंट हैं। दे आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स इवन विदाउट लाइसेंस एंड उनके अंदर हॉस्पिटैलिटी का ट्रेडिशन है। स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशन वहाँ पे होते हैं। कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स हैं वहाँ पे इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। देन वहाँ पे बोला है कौन कौन से एनिमल्स देख सकते हो आप, सो मैक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर, स्लेंडर लॉरेस, वाइल्ड एलिफेंट्स। फिर ये बैंगलोर से कितना दूर है, 260 किलोमीटर। अगर आपको वहाँ जाना है तो बाय एयर द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर एंड बैंगलोर। बाय रेल अगर आप जाओगे तो नियरेस्ट रेल हेड्स आर मैसूर, मैंगलोर एंड हसान। एंड अगर आप रोड से जा रहे हो तो 2 रूट्स हैं टू कूर्ग फ्रॉम बैंगलोर, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, 250 से 260 किलोमीटर्स। ओके, अब है व्हाट लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। लेजेंड्स कौन कौन से एसोसिएटेड हैं, तो यहाँ पे क्या है, वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन डे अ फ्यू लीव्स फेल, ओके, फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, ठीक है, fell into the water giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. नेक्स्ट इज इंडिया में बोधि धर्मा एक एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे। उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया, दे ही कट ऑफ दोज आईलिड्स। वाई? बिकॉज उनको मेडिटेशन के टाइम पे नींद आती थी, तो ज़मीन में वो जहाँ पे गिरे वहाँ से पेड़ उग गए। और उस पेड़ की पत्तियों के बारे में ये कहा जाता है कि उसे बॉइलिंग वाटर में डाल के अगर पिया जाए तो नींद नहीं आती है। वो कौन सी लीव्स हैं, उन्हें टी लीव्स माना जाता है। नेक्स्ट इज लास्ट जो एक एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, इस एक्सट्रैक्ट के बेस्ड में आपको क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट बट वी वुड नॉट गिव अप। हमें धक्का दे दिया जाता था, मेड सर्वेंट को दे दिया जाता था, लेकिन हम गिव अप नहीं करते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम कहीं पे भी झांकते थे कि उसके अंदर बैंगल्स रखी हुई है, ब्रेड बैंगल्स। I can still recall the typical fragrance of those loaves. मुझे आज भी उसकी खुशबू याद है। Loaves for the elders and the bangles for the children. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। Who are we in the extract? कौन है हम? बच्चों की बात हो रही है। Narrator and his friends. Why are the children pushed aside? क्यों? Because so that the breads can be delivered to the servants, maid servants. Then which word or phrase in the extract means the same as expression of disapproval or scolding? क्या था वो word? Rebuke, मतलब उनको डांट पड़ जाती थी। What was there in the basket? Loaves of bread and bread bangles. Next, we are done. So here we are done with this chapter. सारे question answers देख लिए, summary देख लिया, मैसेज देख लिया, MCQs देख लिया। आई होप यू आर डन विद दिस चैप्टर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और चैप्टर के साथ। रॉकेट रिविजन में फुल रॉकेट स्पीड में करने वाले हैं। प्लीज़ अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।